कैसे हैं सब लोग? अभी भी सिर्फ 2 लोग प्रेज़ेंट हैं। कर दूँ मैम? हाँ जी, आज हम जो है आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले आपका एक 2 टॉपिक मैंने आपके रिवाइज़ करवाए थे, वो था एनाटॉमी ऑफ हार्ट की और कंडक्शन सिस्टम का, ठीक है? 2 चीज़ों की रिवीजन करवाई थी। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, सारी आवाज़ आ रही है आपको? जब मैंने बोला तब तो आवाज़ आई है ना? ये तब भी नहीं आई? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियक अरेस्ट पे। आज हमारा जो लेक्चर है वो मैं आज आपको रिवाइज़ करवाऊँगी कार्डियक अरेस्ट क्या है। अच्छा, मुझे बताओ कि कार्डियक अरेस्ट कब कब होता है, किन किन सिचुएशंस में होता है? हाँ जी, रोनाल्ड और सादिया, कार्डियक अरेस्ट किन किन सिचुएशंस में होता है? जी। अच्छा, आज हम देखेंगे कार्डियक अरेस्ट है क्या, उसके कॉजेज़ क्या हैं, साइंस एंड सिम्पटम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है, उसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशन, नर्सिंग के प्लान और समरी क्या है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे के डेफिनेशन क्या है, कार्डियक अरेस्ट जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है वो सडनली और अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो जाता है बीट करना, और सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो डेथ कॉज करवाता है, ठीक है? अगर इसे ट्रीट ना किया जाए विद इन मिनट्स। अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है और उसकी सेचुरेशन ड्रॉप हो रही है और साथ में हार्ट रेट भी उसका जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो इट्स मीन कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बाद कार्डियक अरेस्ट में भी जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विद इन मिनट्स पेशेंट के हार्ट को और रेस्पिरेशन को जो है उस टाइम में जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करें। ये आप देख सकते हो जैसे ईसीजी में शो हो रहा है कि आवाज़ आ रही है सबको, कि एक पेशेंट है और वो ऑफिस में या लाइब्रेरी के पास जो है वो गिर गया है और उसी टाइम में इमरजेंसी टीम आई है और उन्होंने क्या किया है कि पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना शुरू किया है, और लोग जो हैं जिन्होंने इमरजेंसी कॉल की है वो पास खड़े हुए देख रहे हैं और हेल्प के लिए बुला रहे हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं कार्डियक अरेस्ट के? सबसे पहले वेंट्रिकुलर अगर टैकीकार्डिया हो तब हो जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो यानी कि वी-फिब तब हो जाता है, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हो तब होता है, इसके अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो तो तब होता है, पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म हो तो तब हो सकता है कार्डियक अरेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो और हाइपोथर्मिया हो। तो जितनी भी पल्सलेस एक्टिविटीज़ हैं हार्ट की वो कार्डियक अरेस्ट करवाती हैं, और जितनी भी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो या फैटल रिदम्स होते हैं वो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट करवाते हैं, जिनमें से एक वी टैक है और एक
वी फिब है जिसे बी एफ भी बोला जाता है। इसके अलावा जब हार्ट जो है वो हाइपरट्रॉफिक हो जाता है और कार्डियोमायोपैथी हो जाती है या फिर एम आई हो जाए पेशेंट को और वो कॉम्प्लिकेटेड हो, तब भी पेशेंट को जो है वो सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म हो और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो। अब ये डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली भी इम्पैक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली भी, जैसे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे तो उनसे बीपी कॉज होगा और अरिथमियाज होंगे, यानी कि पोटाशियम अगर कम होगा तो उससे अरिथमिया होगा, और अगर कैल्शियम कम है कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे इफेक्ट होगा और उससे सडन डेथ हो सकती है। इसके अलावा हाइपोथर्मिया जो है वो भी क्या करता है कि वो भी ब्रेन डेथ करवाता है और साथ में डेथ हो जाती है। और इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेथ करवाती है। वी फिब और वी टी है, आप देख सकते हो जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि जो वी फिब है वो नैरो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इर्रेगुलर है, ठीक है, नैरो है और इर्रेगुलर है, ये आप देख सकते हो। और जो वी टैक है यानी कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसे वी टी भी कहते हैं, ये ब्रॉड कॉम्प्लेक्स हैं और रेगुलर होते हैं वी टी के कॉम्प्लेक्सेस। रिस्क फैक्टर इसकी क्या है, किस किस वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से और ओबेसिटी की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। रिस्क फैक्टर कॉजेज़ हमने देखे हैं, साथ में रिस्क फैक्टर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिस्क पे कर देती हैं कि पेशेंट कभी भी सडन कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। वो स्मोकिंग है, जब स्मोकिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट्स करते हैं तो उसकी वजह से अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि पेशेंट जो है वो स्मोकिंग की वजह से ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जो वेसल्स हैं, और उन वेसल्स में ब्लॉकिंग की वजह से जो है सर्कुलेशन कम होती है और एक वक्त आता है कि कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट चला जाता है। इसके अलावा कोई फैमिली हिस्ट्री होती है तो तब ओबेसिटी जो है यानी कि जो मोटापा है वो भी यही कॉज करता है, पेशेंट की डेथ करवाता है। और जो डायबिटीज़ है उससे भी एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो बनता है, यानी कि प्लेक फॉर्मेशन होती है, वो भी डेथ करवाती है। अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो मैंने आपको बताया था फैमिली हिस्ट्री कैसे कॉज करती है कि अगर किसी पर्सन के फैमिली में जो है वो पहले किसी की जो है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से डेथ हुई है, कोई हार्ट पेशेंट है फैमिली में ऑलरेडी, तो पेशेंट जो है वो 99% चांस पे होता है, रिस्क पे होता है। ये आप देख सकते हो ओबेसिटी है और सिगरेट स्मोकिंग है। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, इसके साइंस है कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं होता, कॉन्शियसनेस उसकी चली जाती है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग होती है जो कि एपनिया करवाती है, और हार्ट साउंड जो है वो एब्सेंट हो जाता है यानी कि कार्डियक अरेस्ट है, और जो हार्ट साउंड है वो भी नहीं आएगा, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होने की वजह से, और बीपी जो है वो भी एकदम से ड्रॉप हो जाता है। मतलब ये सारे साइंस हैं पेशेंट के कोलैप्स होने के। डायग्नोसिस इसके लिए क्या है, कैसे हम डायग्नोज करते हैं? इसके लिए हम यूजुअली डायग्नोज करते हैं वो क्लिनिकली होती है, जैसे कि ईसीजी में वी फिग या वी टैप आ रहा होता है, लैक ऑफ कैरोटिड और पाइफल कॉल्स होती है। जैसे आपको पेशेंट गिरा हुआ नज़र आता है और पेशेंट आप जैसे ही आते हो पेशेंट के पास, कोई भी अगर आपको सड़क पे या वार्ड में या कहीं पे भी, कहीं आप शॉपिंग करने गए और वहाँ पे आपने नोट किया कि पेशेंट कोई बंदा जो है वो गिरा हुआ है, तो आप फ़ौरन से भाग के जाते हो, देखते हो कि उसकी चेस्ट राइज हो रही है या नहीं, यानी कि पेशेंट सांस ले रहा है, यानी नाक के पास इस तरह से हाथ लगा के देखते हैं और पेशेंट की धड़कन सुनने की या पल्स देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट मूव कर रहा है या नहीं, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं। फिर इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि हम इसको क्लिनिकली पहचान सकते हैं, यानी कि पेशेंट कोल्ड होगा और जो है पेशेंट की रेस्पिरेशन वगैरह नहीं आ रही होगी, ये सारी रीज़न जो है वो क्या करती हैं, ये सब चीज़ें हमें शो करवाती हैं कि पेशेंट जो है वो सडन कार्डियक अरेस्ट में चला गया। और अगर आप हॉस्पिटल में ईसीजी करोगे तो ऐसे पेशेंट कोई बीटी या बीफिब शो हो रहा होगा, और कैरोटिड और पेरिफेरल पल्सेस जो हैं वो भी पेशेंट की नहीं
इसके अलावा जैसे ही आपने आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि दिखाया जाता है, या फिर आपको जो हमने जैसे कि आपने जब आप पेशेंट को देख रहे होते हो और जब आप वार्ड में होते हो, कोई पेशेंट अरेस्ट में जाता है, तो आपने नोट किया होगा कि डॉक्टर जो है वो पल्स देखने की बजाय पेशेंट की कैरोटीड चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट रिकमेंडेड साइट है वो कैरोटिड पल्स है, जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में या पेशेंट कोलैप्स होता है तो हम जो मोस्ट रिकमेंडेड साइट है वो कैरोटिड होती है, या हमारे पास फेमोरल होती है, जहाँ से हम पल्स चेक करते हैं और हमें पता लगता है कि पेशेंट जो है वो अरेस्ट में है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ल्यूमन है, इसके अंदर कोई ना कोई जो है थोड़ी बहुत जो है वो पल्सेशन रह जाती है। ईसीजी के अंदर क्या चीज़ शो होगी, मैंने अभी क्या दिखाई है आपको, मैंने अभी पीछे आपको क्या दिखाया और क्या बताया। ये ना जगह ऐसी है अड्डा, इस वजह से आवाज़ यहाँ पे कम आ रही, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। तो ये आप देख लो, एक मिनट हबीबा, ये ईसीजी देख लो। ये देखो, मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है कि वी फिब और वी टैग की जो ईसीजी है वो किस तरह की होती है। जो वी फिब की होगी, वी एफ की, उसके नैरो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, और जो वी टी है उसके ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो ये हमें ईसीजी पे पता लगता है। ठीक है, इरेगुलर होंगे वी एफ के, इरेगुलर होंगे और नैरो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। और दूसरा ये कि ये जो है वो नैरो है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके साथ पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि ये फैटल रिदम है, इसमें पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है, और ये पल्सलेस एक्टिविटी है, पल्सलेस और बीपीलेस एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है। जब ये रिदम चलता है, इनमें ना तो ब्लड प्रेशर बनता है और ना ही पल्स बनती है, जो कि पूरी सर्कुलेशन करवाएंगी। ठीक है, और वीटी है, वीटी के ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इस तरह के, जैसे कि इसके अंदर शो हो रहे हैं, और इसके अलावा ये रेगुलर होते हैं, और ये भी पल्सलेस और बीपीलेस एक्टिविटी ऑफ द हार्ट होता है। ठीक है, आपको ईसीजी के ऊपर इससे पता लगता है। अब जब कैरोटिड और पेरिफेरल पल्सेस देखी जाएंगी, तो दोनों में जो है वो पेशेंट की पल्स जो है वो फेल नहीं होगी। 60 to 70% रिलेटेड टू कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है और शॉक की वजह से होता है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट इसकी क्या है। सीपीआर जो है वो हम क्या करते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है वो उसकी बेसिस पे हम जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया भी और बताया भी हुआ है कि बीएलएस क्या है, और हम उसके अकॉर्डिंग हम जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की हमारी जो गाइडलाइंस हैं, हम उसको फॉलो करते हुए जो है हम पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और ब्रेथ देते हैं। यानी कि जो हमारी जो गाइडलाइंस बनी हुई है कि आपने जो है वो 30:2 की रेशो आपने जो है वो यूज़ करनी है। आपने 30 कंप्रेशन देनी है, 2 आपने ब्रेथ देनी है, और आपने ये एक साइकिल 5 साइकिल जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं। और डिफिब्रिलेट करते हैं अगर ज़रूरत हो, अगर शॉकेबल रिदम होगा तो हमने पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना है। शॉकेबल रिदम्स क्या है, मैंने आपको बताया है कि मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि हमारे पास शॉकेबल रिदम जो है वो 3 है। एक जो है वो वीटी है, दूसरा बी फिब है, और तीसरा टॉर्साइड डी पॉइंटीज है। 3 रिदम है। इसके अलावा मैनेजमेंट में हम पेशेंट को, अगर पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, पल्स हार्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, तो हम एट्रोपिन और एड्रेनालिन देंगे। और अगर पेशेंट बी फिब या वीटी में है तो अमाड्रोन देंगे। ठीक है, अब जो है वो ये हम इसलिए देंगे क्योंकि अगर पेशेंट अरिदमिया में है तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे। अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी साथ में जा रहा है, यानी कि वेंटिलेटर अटैच करेंगे। सीपीआर क्या है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सीपीआर जो है वो कैप के ऊपर है। ठीक है, कैप क्या है, कंप्रेशन है, एयरवे है और ब्रीदिंग है।
ये 2015 में जब इसके अंदर जो है वो जब न्यू स्टडीज़ हुई हैं और इसके अंदर चेंजेस करवाई गई हैं, तो ये कैप जो है वो 2015 में जो है वो हमने इसको फॉलो करना शुरू किया। इससे पहले हम ABC फॉलो करते थे, एयरवे ब्रीदिंग और कंप्रेशंस, ठीक है। लेकिन अब जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो है कंप्रेशन पे। कंप्रेशन पे इसलिए फोकस किया गया है कि अगर हमारा मेन मकसद हम एयरवे क्लियर करके ब्रीदिंग देते हैं, हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे, ताकि जो है वो पेशेंट की ब्रेन डेथ ना हो और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाए। लेकिन अगर हम पेशेंट का हार्ट ही सिक्योर कर लेते हैं तो भी ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट ही पहले जो है वो कंप्रेशन से कर दिया, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है? डेथ है, ठीक है। अब अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है और उस टाइम में पेशेंट को सडनली अगर मैनेज नहीं किया गया, अगर पेशेंट की सिचुएशन में है, अगर पेशेंट को उस टाइम में प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया और लाइफ सेविंग ड्रग्स और मैनेजमेंट नहीं दी गई, तो पेशेंट जो है वो उस टाइम में उसकी डेथ हो सकती है, पेशेंट रिवाइव नहीं होता। नर्सिंग केयर प्लान क्या है इससे रिलेटेड? अब क्या है, हमने सबसे पहले एक देखा है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और कंडक्शन ऑफ द हार्ट में आपको पहले करवा चुके हैं, ठीक है। वो भी एग्ज़ाम का पार्ट है, उसमें से भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। मिड टर्म में वो भी ऐड हुआ। और अभी तीसरा हमारा टॉपिक जो है वो जैसे जैसे आज से जितने भी लेक्चर होंगे वो सब आपके मिड टर्म के टॉपिक्स हैं, ठीक है। मिड टर्म में इन सबको मैंने ऐड करना है और इन सबसे रिलेटेड जो है वो पेपर बनेगा। तो कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हाँ जी, आप कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट क्या है? ठीक है, सडन जो है वो हार्ट का जो है वो स्टॉप हो जाना, ठीक है। या एक ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट सडनली या अनएक्सपेक्टेडली जो है वो बीट करना छोड़ दे, स्टॉप कर दे, उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। सडन कार्डियक अरेस्ट जो है उसकी वजह से डेथ हो जाती है अगर उसे ट्रीट ना किया जाए विद इन मिनट्स, यानी कि आपने जैसे ही देखा एक पेशेंट फॉलो किया है और वो ब्रीद नहीं कर रहा है, तो आपने फ़ौरन से उसका कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। और आपने उसी टाइम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और अगर आपको उसकी पल्स भी फील नहीं हो रही तो आपने कंप्रेशन शुरू कर देना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आपने देखा कि पेशेंट कोई रास्ते में कोई पेशेंट गिर गया या आपके सामने आपका कोई एम्प्लॉई है, आपका कोई वर्कर है या आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ जा रही थी लेकिन वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से उसका CPR स्टार्ट कर देना। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रीज़न देख सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि क्या उसकी पल्स और रेस्पिरेशन आ रही है या नहीं। अगर पेशेंट सांस भी ले रहा है और उसका हार्ट रेट भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का BP ड्रॉप हुआ है या वो गर्मी से बेहोश हुआ है, तो वो एक अलग रीज़न है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट की पल्स भी नहीं आपको फील हो रही, आपने कैरोटिड देखनी है, क्योंकि अगर पेशेंट BP ड्रॉप से भी गिरा हुआ है तो उसकी पल्स वगैरह सारी उस टाइम में इतनी वीक हो जाती हैं पेरिफेरल कि आपको बाजू पे पल्स फील नहीं होगी, तो आपने कैरोटिड चेक करनी है और रेस्पिरेशन को नोट करना कि क्या पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन में पेशेंट ब्रीथ ना करे और रेस्पिरेशन और साथ में हार्ट रेट ना आ रहा हो, तब हम पेशेंट को कंप्रेशन देते हैं, उसका एयरवे क्लियर करते हैं। अब ये देखो कि ये जो पिक्चर है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को डिफिब्रिलेट करने की ज़रूरत है, कार्डियोवर्ट करने की ज़रूरत है, तो इसलिए उसने क्या किया कि AED का इस्तेमाल किया। AED क्या है? ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, इमरजेंसी या इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसने वो यूज़ किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो पैड्स हैं ये डिस्पोजेबल हैं, ये पैड जैसे ही अटैच किए मशीन जैसे ही अगर पेशेंट को अरिथमिया है और शॉकेबल रिदम है तो मशीन डिटेक्ट करके साथ ही ऑटोमेटिकली करंट पास कर देगी। तो मैंने आपको कार्डियक अरेस्ट की जो कॉजेज बताई हैं उनमें एक VT और एक V-fib यानी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो इन दोनों में से जो भी वजह होगी उसको डिटेक्ट करके अगर शॉकेबल रिदम होगा तो जो AED है वो ऑटोमेटिकली उसको करंट पास कर देगी, ठीक है। अब दो चीज़ें हमने देख ली हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से और V-fib की वजह से है। दूसरा हाइपरट्रॉफिक अगर कार्डियोमायोपैथी हो तो
यानी कि हार्ट का साइज़ बढ़ गया है और जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हार्ट को पंप करने में भी मुश्किल होती है। तो एक वक्त आता है कि हार्ट जो है वो काम करना छोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, एमआई की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि पेशेंट का रेस्ट में चला जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म है, अगर लंग्स के अंदर लंग्स की वेसल्स में जो है वो कोई क्लॉट जाके स्टक हो जाता है तो वो भी क्या है कि बॉडी ऑक्सीजन में डिस्टर्बेंस करता है ऑक्सीजन सप्लाई में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ये भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो भी अरेस्ट करवाते हैं और हाइपोथर्मिया। ये वीक है और वीक है का मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिक्चर दिखाई थी। ये दोनों जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग और जो है वो फैटल डिजीज़ हैं और ये कार्डियक अरेस्ट हो जाती है, वो बन जाएगा। रिस्क में क्या है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग कैसे है, तो स्मोकिंग जो है वो प्लैक फॉर्मेशन करवाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्मोकिंग की वजह से जो प्लैक बनता है जैसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं वो क्या करता है कि वो वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज करवाता है और जो है वो हार्ट का इस्कीमिया करवाता है। अगर हार्ट का इस्कीमिया होता है तो हार्ट के मसल्स जो है वो डैमेज होते हैं और हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट अरेस्ट में जा सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जितनी टाइम फिजिकल एक्सरसाइज होगी उतने ही चांसेस हार्ट डिजीज़ के ज़्यादा होंगे। ओबेसिटी का अगर पेशेंट है तो भी सेम बात है, अगर फिजिकल एक्सरसाइज कम है तो मोटापा होगा तो कोलेस्ट्रॉल रेंज में मसल्स में जमना शुरू होगा, हार्ट के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा और हार्ट जो है वो काम करना छोड़ देगा। डायबिटीज़ है वो भी प्लैक फॉर्मेशन कराती है और फैमिली हिस्ट्री है तो वो भी रिस्क पे है पेशेंट। साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या होता है कि रैपिड शैलो ब्रीदिंग होती है तो बाद में एपनिया में चली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा हार्ट रेट नहीं आता, हार्ट साउंड नहीं आता है, स्किन कलर क्लाइमी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो पेशेंट कोलैप्स करते हैं उनको हम जब भी आईवी लाइन लगाते हैं उनकी स्टिकिंग जो है वो उखड़ जाती है, स्टिकिंग उसके ऊपर से डिटैच होना शुरू हो जाती है। तो जो पेशेंट कोलैप्स वाले होते हैं हमारे पास जो है वो सिक आते हैं, हम उनकी आईवी लाइन को अच्छे से सिक्योर करते हैं ताकि जो है वो ड्यूरिंग रिससिटेशन या पेशेंट को यहाँ से वहाँ मूव करने में आईवी लाइन वहाँ से निकल ना जाए। ये बीपी लॉस हो जाता है पेशेंट का इमीडिएटली, ये साइन है। डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस इसकी क्लिनिकली होती है। क्लिनिकली कैसे होगी, कोई पेशेंट आपके सामने अगर कॉल करता है और पल्स है, बीपी लेस है और पेशेंट जो है वो ब्रीथ नहीं कर रहा तो हम उसे क्लिनिकली उस टाइम में डायग्नोज कर देते कि लगता है पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया। इसी पे जो है उसके हमारे पास जो है वो अरिथमिया शो होंगे, जो वेंट्रिकुलर भी हो सकते हैं, फिब्रिलेशन भी हो सकती है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है, लैक ऑफ कैरोटिड और पेरिफेरल पल्स भी हो सकती है। ठीक है, कि कैरोटिड और पेरिफेरल पल्स जो है वो नहीं आ रही, 60 से 70% होगी तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर जो 60 से 70% केसेस जो है उनकी वजह कार्डियक अरेस्ट की जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बनती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब है कि जो हार्ट की अपनी सर्कुलेशन है वो कम है, इतनी कम है कि हार्ट को खुद से ब्लड जो है वो और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो रही, उसकी वजह से पेशेंट उसकी वजह से हार्ट जो है वो कभी भी अरेस्ट में जा सकता है। और शॉक है, शॉक जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है और हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है। जब पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है तो इसके पीछे जो रीजन होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं कि पेशेंट हाइपॉक्सिया की वजह से या ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से पेशेंट की डेथ हुई है, हार्ट की एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो गई है। मैनेजमेंट इसकी क्या है, सीपीआर हम करते हैं बीएलएस के अकॉर्डिंग, पेशेंट को डिफिब्रिलेट करते हैं, अगर अरिथमिया हम नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एट्रोपिन में एड्रेनालिन देते हैं। अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो रहा है, हमारे ड्रॉन देंगे हमें अरिथमियाज के लिए और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे यानी कि वेंटिलेटर अटैच कर देंगे। एनसीपी आप देख सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट के लिए एनसीपी क्या है। सबसे पहले हम एनसीपी आपने पढ़ा होगा, हाँ आपको बता देती हूँ इसका कि हमारे पास सबसे पहले हमारा जो एनसीपी है वो एड पाए पे होता है। ठीक है, एनसीपी आपको कौन पढ़ा है, एनसीपी आपको किस टीचर ने पढ़ाया? हाँ जी, आप अबीबा कौन से टीचर ने पढ़ाया आपको? अच्छा, जो असेसमेंट है ये टोटल एनसीपी जो है ये एब्रीवेशन के ऊपर इसको एड बाय बोला जाता है, यानी कि असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन,
ठीक है, और एवेल्यूएशन रैशनल जो है वो बाद में 6 इसके अंदर ऐड हुआ। तो असेसमेंट में क्या आता है, असेसमेंट में दो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा है। सब्जेक्टिव डाटा वो साइंस है जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा अभी पढ़ाना है, पढ़ाया नहीं, ठीक है। चलो मैं अभी आज आपको बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी कि एनसीपी क्या है, नर्सिंग केयर प्लान। आप जब कोई भी पेशेंट देखते हो तो उसके बारे में आप डिसाइड करते हो कि आज मैंने इसके लिए क्या क्या काम करने हैं, या फिर आपके पास जब पेशेंट आता है एडमिट होता है तो आप उसके लिए डिसाइड करते हो कि आज मेरा ये प्लान है, मैंने आज इसके लिए ये सारे काम करने हैं, मेरा शॉर्ट टर्म गोल इसके लिए ये है, लॉन्ग टर्म ये है। हम अपना प्लान करके फिर काम स्टार्ट करते हैं जैसे ही हम ओवर लेते हैं। तो जैसे ही पेशेंट आपके पास एडमिशन में आया है तो आप उसका सब्जेक्टिव डाटा लेते हो और ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हो। सब्जेक्टिव डाटा में आप सारे साइंस देखते हो, ऑब्जेक्टिव डाटा में सब्जेक्टिव डाटा में वो वाली चीज़ें आती हैं जो कि पेशेंट जो है वो वर्बलाइज करता है, आपको बताता है, यानी कि हमारे सिम्टम्स। ठीक है, ठीक हो गया। हमारे सिम्टम्स हैं वो हमारा सब्जेक्टिव डाटा है, और जो ऑब्जेक्टिव डाटा है वो साइंस होते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्वेबल होता है जो कि हम खुद देख के पहचानते हैं। अब सब्जेक्टिव डाटा हमारा क्या है, सिम्टम्स हैं। जैसे कि सिम्टम ये है कि पेशेंट ने ये बोला कि मेरे सर में दर्द है। अब सर में दर्द है, आप तो नहीं देख रहे ना, हमारे पास तो नहीं कहीं पे आ रहा उसकी कोई रीडिंग कि सर में दर्द है या नहीं। ठीक है, अगर पेशेंट वॉमिट पास कर रहा है तो ये ऑब्जर्वेबल है, हम देख रहे हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, और अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे सांस ठीक नहीं आ रहा, तो उसको जो फील कर रहा है वो पेशेंट का है। ठीक है, उसको जो इसमें जो सफ़र कर रहा है वो पेशेंट का है। हम कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम इसे ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, जब हमने सिचुएशन देखी तो पेशेंट की सिचुएशन ड्रॉप थी और पेशेंट की जो नील्स हैं, टिप्स हैं, वो टोज जो हैं वो ब्लू होना शुरू हो गई हैं, और हमने देखा कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और बहुत ब्रीदिंग बहुत फास्ट कर रहा है, साथ में से स्वेटिंग भी है। तो इससे हमें पता लग गया, हमने ऑब्जर्व कर लिया। हाँ जी, हाँ जी बेबा, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि पेशेंट वाकई ही जो है वो एसओडी में है। ठीक है, तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा को। अब पेशेंट कह रहा है मुझे बुखार है, सिम्टम वाइज हमें कहीं से वो लग रहा है कि उसे बुखार है। अच्छा, सब्जेक्टिव डाटा में मैंने आपको बताया कि हम सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है, हम सिम्टम्स देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा में, और जो ऑब्जेक्टिव डाटा है उसमें हम साइंस देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो है वो हमारा ऑब्जर्वेबल डाटा है जो कि हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा ये दोनों जो हैं हम असेसमेंट में देखते हैं, और नर्सिंग डायग्नोसिस में हम जो हमारा जो हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस है, हमने उसको देख के क्या डायग्नोज किया, हमें क्या लगता है कि ये पेशेंट किस प्रॉब्लम में है, हम वो डायग्नोसिस खुद बनाते हैं और वो नैंडा की बुक से बनती है। ठीक है, नैंडा की जो डायग्नोसिस की एक पूरी लिस्ट है, हम उसमें से बनाते हैं। ये होगी नर्सिंग डायग्नोसिस। अब जो प्लानिंग है उसमें हम क्या करते हैं, हमारी दो तरह की प्लानिंग होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये जो एसपीजी लिखा हुआ है ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जो हमने थोड़े टाइम में अपनी शिफ्ट के अंदर, अपनी ड्यूटी के अंदर अंदर हम पेशेंट के लिए काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में वो है जो कि हमने फर्दर प्लान किया कि ये जैसे सपोज़ हमारे पास शॉर्ट टर्म में आपके पास सपोज़ जैसे कि आपके पास पेशेंट आया, असेस किया आपने, जब पेशेंट आया तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, उसने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ था, कभी इधर गिर रहा था कभी उधर गिर रहा था, और कह रहा था कि मेरे चेस्ट में बहुत पेन है। तो आपने ये असेस किया कि शायद पेशेंट हमारे पास एमआई के साथ हो गया आया है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है कि मुझे चेस्ट पेन है। आपने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को स्वेटिंग भी हो रही है और पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो रही है, और पेशेंट बहुत एजिटेट है, बहुत इरिटेबल है, तो इट्स मीन आपने ये असेस किया कि हो सकता है इसको चेस्ट पेन हो। आपने ये सस्पेक्ट कर लिया, आपने डिफरेंशियल डायग्नोज बना ली कि या तो पेशेंट को चेस्ट पेन है या एपिलेप्ट वो है दूसरी एपिगैस्ट्रिक पेन है। आपने एक टाइम में 2 से 3 डायग्नोसिस बना ली। ठीक है, क्योंकि उसे वॉमिट भी हो रही है, गैस्ट्रो भी हो सकता है ना। तो आपने ये डायग्नोसिस माइंड में रखी है। जब डॉक्टर ने कहा कि ईसीजी कराओ। ठीक है, जब ईसीजी करवाई तो पता लगा कि एमआई का पेशेंट है। तो सब्जेक्टिव डाटा में आपने क्या लिखना है कि आपने ये लिखा कि पेशेंट जो है वो पेशेंट वर्बलाइज ही इज हैविंग या वो क्या है कि ही इज हैविंग चेस्ट पेन। ठीक है, प्रोफ्यूज चेस्ट पेन है, और उसके अलावा क्या है
कि पेशेंट ने कहा कि मुझे एसओबी भी है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, ब्रेथलेसनेस है, बीपी उसका इतना है, पल्स इतनी है और टेम्परेचर इतना है, और पेशेंट को पेन जो है वो पेन स्कोर के ऊपर 10/10 है, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व किया, ये आपकी असेसमेंट है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपने बना ली। इसके बाद आपने इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती क्योंकि मैं फुल आवाज़ में बोल रही हूँ। शॉर्ट टर्म गोल में आपने क्या किया कि आपने जो शॉर्ट टर्म गोल किया, आपने ये किया, डॉक्टर ने कहा कि इसको आपने जैसे ही पेशेंट को रिसीव किया, आपने पेशेंट को प्रॉप अप कर दिया, ठीक है। 45 के एंगल पे आपने पेशेंट को प्रॉप अप कर दिया और पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दी है। और ऑक्सीजन लगाने के बाद आप ये शॉर्ट टर्म पे काम करो। जैसे ही आपने पेशेंट को एडमिशन में लिया, जैसे ही आपके पास आया और आपने उसके लिए जो जितने भी काम किए, बेड पे लिटाने से लेके मेडिसिन स्टार्ट, मेडिसिन से लेके और जो जितने भी स्टैट आपने काम किए हैं मैनेजमेंट के, वो सब आपके शॉर्ट टर्म गोल में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 2 IV लाइन सिक्योर कर ली हैं, पेशेंट को ड्रिप लगा दी है, और आपने क्या किया कि पेशेंट को प्रॉप अप कर दिया है, ऑक्सीजन लगाई है, एंटी इस्केमिक ड्रग्स दे दी हैं, और जितने भी ये सारे काम आपने किए हैं, ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल में आ गए। लॉन्ग टर्म गोल इसका क्या बना कि डॉक्टर ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि पेशेंट को हम कल एंजियोग्राफी पे डाल देते हैं, कल या परसों इसकी एंजियोग्राफी होगी, ठीक है, या एंजियोप्लास्टी होगी, या हम इसको स्टंट डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो उसने प्लानिंग की है, ये किस लिए है? ये है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। यानी कि अगर एक दफ़ा एंजियोग्राफी हो जाएगी तो हम प्रॉपरली डायग्नोज कर लेंगे कि कितना डैमेज हुआ है। अगर हम पेशेंट की प्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि स्टंट डाल देंगे, ठीक है। हम जो स्टंट डालेंगे उससे ये होगा कि पेशेंट, हाँ, शॉर्ट टर्म गोल है। हम जो स्टंट डालेंगे उससे ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉकेज नहीं होने देगा पेशेंट को, ठीक है। जो वेसल्स की ब्लॉकेज होती है, हार्ट की कॉर्नरी वेसल्स की, वो ब्लॉकेज नहीं होने देगा। स्टंट का काम ये है, वो मूव करता रहता है अंदर और वो जो है वो सर्कुलेशन करवाता रहता है, ब्लॉकेज नहीं होने देगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की, हमने क्या किया कि हमने पेशेंट को ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टार्ट कर दिया 2 या 4 लीटर जो पर हमने, ठीक है। हमने ईसीजी करवा दी है। हमने क्या किया है इसके अलावा, हमने पेशेंट को सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड हमने डाइट दी है, और हमने पेशेंट को कहा प्रॉपर रहना है 72 आवर्स के लिए। पेशेंट को बेड रिडन कर दिया है, तो 72 आवर्स के लिए पेशेंट का जो मोबिलाइज होना हमने उसके लिए हमने पेशेंट को मना कर दिया है। पेशेंट चल फिर नहीं सकता, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे है। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड और जो है ना सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड और फैट फ्री डाइट देनी है। ये सब क्या हमने कि इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, ठीक है। और रैशनल क्या है, हमने ऑक्सीजन लगाई, हमारा क्या मकसद था कि हम इसकी सेचुरेशन को मेंटेन कर सकें। 2 IV लाइन सिक्योर की हैं, क्यों? ताकि हम जब हमारा ये प्लान है कि अगर इसी को हम फ्लूइड देते हैं या मेडिसिन देते हैं तो हमारे पास IV सिक्योर हो, हम अपना काम प्रॉपरली कर सकें, ठीक है। पेशेंट को प्रॉपर इसलिए किया ताकि पेशेंट जो है वो उसकी सिचुएशन मेंटेन रहे और उसको और पेशेंट को चेस्ट पेन ना हो और पेशेंट जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए। इसके अलावा हमने क्या किया कि इम्प्लीमेंटेशन हमने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे 72 आवर्स के लिए स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इसलिए किया कि 72 आवर्स तक पेशेंट को जब भी पेशेंट को एमआई होता है, जब भी इन्फेक्शन होता है, तो 72 आवर्स तक पेशेंट को दोबारा से रीअकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमने 72 आवर्स में पेशेंट को क्योर कर लिया तो उससे लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट जो है वो सेव, उसकी लाइफ सेव हो जाती है। अगर 72 आवर्स के अंदर जो पेशेंट को स्टेप्टोकाइनेज लगा दिया है, थ्रोम्बोलाइज कर दिया है, पेशेंट का फ्लो डिजॉल्व कर दिया और पेशेंट ने खुद को चलना फिरना शुरू कर दिया, तो इन्फेक्शन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अरिदमियाज हैं। तो पेशेंट को किसी भी टाइप का अरिदमिया हो सकता है। वो क्या है कि ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है और टैकीकार्डिया भी हो सकता है, और वो क्या है, जिस तरह के रिदम्स होते हैं, अरिदमियाज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैटल होते हैं और पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। तो हमने जो है वो रीज़न हमने ये भी दे दी कि हमने इस वजह से मना किया। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट इसलिए की है कि पेशेंट को जो है वो हमने पेशेंट को हम जो है वो हार्ट को क्योर करने के लिए कर रहे हैं। और फैट फ्री इसलिए दे दिया है कि पेशेंट को जो है वो ब्लॉकेज वगैरह ना हो। वैसे उसमें वैल्यूएशन में हमने क्या देखा कि पेशेंट जो है वो आफ्टर 72 आवर्स
या मेरी ड्यूटी में, जैसे कि आप अपनी ड्यूटी का लिखोगे मैंने ये एवेल्यूएट किया कि मेरी ड्यूटी में जब मैंने उसे पेन किलर्स दिए, थ्रोम्बोलाइज किया, फ्लोर जो है वो डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो अब बेटर फील कर रहा है। मैंने अपनी ड्यूटी में पौने घंटे में उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज लगा दिया था। लगाने के बाद मैंने उसे अपनी ड्यूटी में 2 से 3 घंटे के अंदर 2 दफ़ा मॉर्फिन दे दिया और पेशेंट जो है वो अच्छी नींद में है, सो रहा है। ये मैंने एवेल्यूएट किया, पेशेंट पेन फ्री है, पेशेंट अब रिलैक्स है, पेशेंट जो है वो खा पी रहा है, और जो एसओबी था, जिस कंप्लेंट से आया था एसओबी अब कम है, पेशेंट को जो स्वेटिंग हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, वो अब कम है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे कि आप ये अपनी एवेल्यूएशन में लिख दोगे कि जो जो आपने लास्ट पे एवेल्यूएट किया, कि मैं ये समझता हूँ कि पेशेंट ने ये सारी चीज़ों से कवर कर लिया है। तो ये आपकी एवेल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म वो होते हैं जो कि आप ऑन एडमिशन जैसे ही रिसीव करते हो और आप जो काम करते हो वो सब शॉर्ट टर्म में आते हैं, यानी कि थोड़े टाइम में आप जो जो पेशेंट के लिए काम कर सको। लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो कि आप डिस्चार्ज के बाद पेशेंट के लिए काम करना चाह रहे हो, या जब राउंड हुआ और डॉक्टर ने कहा कि सर्जिकल वाले प्रोसीजर इसको फलाने प्रोसीजर के लिए रख लो। जैसे पेशेंट आपके पास आया है ट्रिपल वेसल डिजीज़ के साथ, यानी कि उसकी तीनों वेसल जो है ना हार्ट की, वो ब्लॉक है। ठीक है। और पेशेंट जो है वो 1 मिनट भी 2 कदम भी नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी दोनों वैसल ब्लॉक हो तीनों वैसल ब्लॉक हो चुकी हुई हैं और हार्ट की अपनी सर्कुलेशन नहीं हो रही। अगर पेशेंट ने थोड़ा सा भी ज़्यादा एफर्ट की तो उसकी वजह से पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये डिसाइड होता है कि इसको कैबिज के लिए इसका प्लान करो। कैबिज का आपको पता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसको बाईपास करके किसी और जगह पर ग्राफ्ट लगा दिया जाता है, उसका ग्राफ्ट बना दिया जाता है, यानी कि बाईपास करके उसका रास्ता चेंज कर दिया जाता है। इसे हम कैबिज कहते हैं। तो जिनकी ट्रिपल वेसल्स ब्लॉक होती हैं उनको फिर हम दूसरी एक का हम वेसल निकालते हैं टांग से, और वो हम एक वेसल डाल के और पेशेंट का जो है वो फंक्शन हम स्टार्ट करवा देते हैं। तो ये फिर लॉन्ग टर्म प्लान है, हम इसे शॉर्ट टर्म में नहीं डालेंगे, क्योंकि कैबिज जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी है, उसके लिए हम पेशेंट को का हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए हमने प्लान कर लिया। अगर पीसीआई वगैरह होती है तो पीसीआई भी क्या है, ये भी जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अगर आप एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हो वो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ठीक है। और अगर पेशेंट को अगर ड्यूरिंग एसके या आपने स्टेप्टोकाइनेज लगाया और पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला गया, तो आपने लॉन्ग टर्म में ये प्लान किया कि हम इसे वेंटिलेटर पे डालेंगे और 3 दिन तक इसको वेंटिलेटर पे रखेंगे, उस वक्त तक जब तक ये खुद से ब्रीथ करना ना शुरू हो जाए, अपनी आफत आना शुरू ना हो जाए। ठीक है। अब ये जो बना हुआ है एनसीपी, ये कार्डियक अरेस्ट की है। ठीक है। पेशेंट आपके पास जो है वो शॉक कंडीशन में आया है, ब्रेथलेस था। ठीक है। रेस्पिरेशन उसकी ब्रेथलेसनेस के साथ आया, डीपली पल्स जो है उसका नील था। और नर्सिंग डायग्नोसिस आपने क्या बनाई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है। रिलेटेड टू हाइपोक्सिया एज एविडेंस बाय सैचुरेशन, जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 50 है या 55% आ रही है। ठीक है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस आप कैसे बनाते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो पी एस पे बनती है, PES। ठीक है। PES क्या है, प्रॉब्लम है, एटियोलॉजी है, साइंस एंड सिम्टम, एस से साइंस एंड सिम्टम्स है। ठीक है। कम चांसेस होते हैं, वैसे नहीं होता है इसके लगाने के बाद, इसके लगाने के बाद नहीं होता, इसके लगाने के बाद अरिदमियाज होते हैं। अच्छा, या ये भी रीज़न हो सकता है, फिर उसके बाद जो अटैक होगा पेशेंट को, जो दोबारा इन्फेक्शन होगा वो ये होगा कि जो पहले वाला क्लॉट है वो भी डिज़ोल्व नहीं हुआ या इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। एसके का इट सेल्फ कोई फंक्शन नहीं होता, हम इसमें हमारी टेक्निक है बनाने की और लगाने की। ठीक है। अब कब लगा था और कितने माह के बाद उसको दोबारा से अटैक हुआ, जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसके अंदर अंदर हम नहीं रिपीट कर सकते। ठीक है। अब एसके हम जब बनाते हैं तो उसका एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है। उसको बनाने का भी एक स्पेशल टेक्निक है। अब वो क्या है, ये ऑयली सी एक मेडिसिन है, इसको आपने क्या करना है कि सब आपने इसको बहुत केयरफुली टेक्निक के साथ बनाना है, बहुत टैक्ट के साथ, कि इसके अंदर बबल्स ना बने। जब आपको चाहिए कि बेसिकली इसके लिए तरीक़ेकार ये है कि 4 ml हम इसके अंदर हम वाटर लेते हैं, सेलाइन लेते हैं और उसके अंदर इसको डाइल्यूट करते हैं और 4 ml ही वापस सक कर लेते हैं।
तो जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट को टेढ़ा करके जो फ्लूइड होता है हम उसके अंदर एक एक कतरा करके आराम आराम से डालते हैं, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल स्लो डालते हैं, ताकि जो इंजेक्शन है वो बबल ना बनाए। ठीक है, फ्लूइड के अंदर जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे ड्रिप के ऊपर ऊपर से प्रेशर के साथ जब हम इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्शन जो है वो ऊपर ऊपर आ जाता है, जो कलर वाले होते हैं जैसे कि न्यूरोबियन, वो स्लो स्लो जब मेडिसिन के अंदर जा रहे होते हैं तो वो पिंक कलर की मेडिसिन अंदर हमें मिक्स होती हुई नज़र आ रही होती है। लेकिन इसमें ये है कि असली में ये होता है कि ये फिर सब चीज़ों में डाइल्यूट नहीं होता सारी मेडिसिन में, ये ऊपर आके सारी इसकी लेयर ब्यूरेट के ऊपर ठहर जाती है। तो जब वो ब्यूरेट के ऊपर जो लेयर आ जाती है वो सारा इंजेक्शन होता है। तो वो फिर उस टाइम में ये सिचुएशन होती है कि आपने इंजेक्शन नहीं दिया, आपने सारी सेलाइन ही पेशेंट को पुश कर दिया, इंजेक्शन तो वेस्ट हो गया जब उसके बबल्स बन गए। ठीक है, तो जब आप बना रहे हो इंजेक्शन, इंजेक्शन का इफेक्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आपने कैसा बनाया है। तो इंजेक्शन बनाने वाले के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि पेशेंट रिवर्ट होगा, पेशेंट की रिप्रोफियन होगी या नहीं होगी। ठीक है, हाँ, अब उसको दोबारा हुआ था तो उसकी रीज़न क्या होगी, उसको पहले वाला इफ़ेक्टिव हुआ या नहीं हुआ। अब ये है कि मैं आप 72 आवर्स को माइंड में रख के आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हो सकता है कि पेशेंट को आपने उस टाइम में तो वो वाला तो डाइल्यूट कर दिया, लेकिन उसकी डाइट और उसकी रूटीन ऐसे चल रही थी कि उसको कहीं और भी उस टाइम में इस्कीमिया हो रहा था। ठीक है, एक अटैक हुआ उसके बाद उसको दूसरा हो गया। एसके जो है वो ये नहीं कहता कि अब ये परमानेंट ही इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर पेशेंट अगर अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करता और पेशेंट की डाइट वही रहती है, एक्टिविटीज़ वही रहती हैं, लाइफस्टाइल वही रहता है, तो उसको बार बार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हो सकता है दोबारा भी, अगर पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ को वैसे ही कंटिन्यू रखे, अपने आप को एज अ हार्ट पेशेंट ना डील करे तो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि डायग्नोसिस से रिलेटेड हम बात करते हैं कि डायग्नोज आप कैसे बनाओगे, ये PES पे बनती हैं। प्रॉब्लम पे किस प्रॉब्लम से आया पेशेंट हमारे पास आया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। जब आया तो सांस नहीं आ रहा था, व्हीलचेयर पे यहाँ गिर रहा वहाँ गिर रहा और होंठ भी नीले उन्होंने, तो हमारे पास आया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। उसके कॉजेज़ क्या हैं, अब आप कॉजेज़ देखोगे कि पेशेंट जो है वो या तो COPD का है, ठीक है, या फिर पेशेंट जो है वो कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का है। ये क्या है, ये उसकी एटियोलॉजी है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं इससे रिलेटेड। साइंस एंड सिम्टम्स इसके ये हैं कि आपने उसकी जब सेचुरेशन देखी तो आपको अंदाज़ा हुआ कि ऑक्सीजन वो जो है सेचुरेशन जो है वो ड्रॉप है। ठीक है, ये इसके साइंस एंड सिम्टम हो गए, जिससे आपको आइडिया हो गया कि वाकई ही पेशेंट की जो है पेशेंट वाकई ही SOD के साथ है हमारे पास। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, या हम कह लें कि हमारे पास जिस भी प्रॉब्लम से आया। अच्छा, अब एक हमारे पास पेशेंट आता है फीवर के साथ। ठीक है, तो फीवर के लिए आप क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे, फीवर की है कि आप क्या लिखोगे कि पेशेंट वर्बलाइज या आप डायग्नोसिस बनाओगे बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल रिलेटेड टू। अब जब आपने इसमें दो चीज़ें ऐड करनी होती है, एक होता है रिलेटेड टू, जो आपने एटियोलॉजी के साथ लगाना है, यानी कि कॉज के साथ लगाना है, प्रॉब्लम के फ़ौरन बाद आपने रिलेटेड टू का मतलब होता है किसकी वजह से। तो एटियोलॉजी क्या है, वो भी कॉज है। तो आज आप कहोगे ना, हाँ फेब्राइल भी कह सकते हैं, लेकिन आपने इसके अंदर कोई वो नहीं लगानी होती, कोई आपने टर्मिनोलॉजी जो ऑलरेडी बनी हुई है वो आपने नहीं अटैच करनी होती इसके साथ। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, रिलेटेड टू यानी कि कॉज क्या है, रिलेटेड टू इन्फेक्शन, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, बुखार तब भी होता है ना जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय, आपको कैसे पता लगा, आपने सिम्टम्स के साथ उसको रिलेट किया, आपने ये कहा कि एज एविडेंस बाय, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि टेम्परेचर 100, 101, 102 और 100। ठीक है, इससे आपको पता लग गया कि पेशेंट जो है वो फीवर के साथ है या पेन के साथ आया। तो आपने क्या लिखना है कि पेशेंट कंप्लेंट फॉर पेन। ठीक है, या पेन एब्डोमिनल रिलेटेड टू पेन एब्डोमिनल किस वजह से होगी, रिलेटेड टू ओवर ईटिंग। ठीक है, या रिलेटेड टू
रिलेटेड टू डायरिया, ठीक है, डायरिया की वजह से एज एविडेंस बाय, ठीक है, पेन ऑन पेन स्केल 7/9 9/10 और 6/10, ठीक है, इससे आप इसको डायग्नोज कर लेते हो, ठीक है। चलें, ये टॉपिक तो मेरा नहीं था, मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन अगर आपको इसकी ना समझ आई हो और आप मज़ीद सीखना चाह रहे हो तो आप मेरे साथ दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमें पढ़ा दें, तो मैं आपको जो हमारा फ्री टाइम होगा उसमें किसी भी टाइम में मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। चलो, अभी आप इसको रिवाइज कर लो, फिर मैं ये एंड करती हूँ। ये देखें, नहीं वो तो ठीक है, मेरे पास नहीं